एक क्वेश्चन शायद हम कर चुके थे ना। हाँ ठीक है। हाँ उसको रखो। साथ के साथ लिखेंगे भाई। आप में और मेरे में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन का गैप होना चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। विक्की गुप्ता प्रेजेंट है। विक्की गुप्ता। ओके। ये लिस्ट आ गई मेरे पास, कुछ बच्चों के पास कल कॉल गए और ये हमेशा रहेगी। रैंडमली कॉल करूंगा, रैंडमली यहीं पर नाम। और ये नहीं है कि दोस्त बोल देगा कि हाँ मैं हूं विक्की गुप्ता। आई कार्ड पास होना, शकल मैच होगी। क्लास गलती से भी मत छोड़ना।
अगर क्लास छोड़ोगे तो किसी न किसी टीचर को इन्फॉर्म करके। आज जो भी आपके ये फर्स्ट रो में, इधर इस वाले में फर्स्ट एंड सेकंड रो, पांचों के पांचों बाहर आके माइनर टेस्ट 1 के मार्क्स आप नोट करवाएंगे उधर से, बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2 माइनर के। चलिए आंसर की आ गई है ना, बस मार्क्स नहीं आए, रिजल्ट आने के वेट करोगे तो मिलोगे जरूर आके। आइए पहले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है, अप्रोच कैसे ले दोस्तों। देखिए अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आंसर के निकालने के बहुत तरीके हैं, पर हम इजीएस्ट वे में कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे। आप बताइए आपको कैसा केस नजर आ रहा है, क्या ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? नो, तो इसमें कायरलिटी सेंटर होना चाहिए। और बताओ इसमें कितना कायरलिटी सेंटर है दोस्तों, इसमें कितना कायरलिटी सेंटर है? एक। अब बताओ सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल कैसा होता है? खत्म हो गई कहानी, खत्म। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अब बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के अंदर, क्लियर। ये देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिस कार्बन पर जुड़ता है बच्चे उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। इसका खुद का कार्बन नहीं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा, उससे नेक्स्ट को बीटा, उससे नेक्स्ट को गामा, डेल्टा, ऐसे बोलते हैं। तो देखो अल्फा कार्बन को गौर से देखो, क्या है? कायरलिटी, और नीचे साफ साफ बता दिया है कि आपका जो R है वो H नहीं हो सकता, इसका मतलब तो कायरलिटी सेंटर है। तो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, एक्सेप्ट जहां पर R की जगह क्या आ जाता है? H आ जाता है, बाकी कायरल रहते हैं, क्लियर। तो बताइए इसमें कितना कायरलिटी सेंटर है? एक कायरलिटी सेंटर। क्या ख्याल आता है सिंगल कायरलिटी सेंटर? ऑप्टिकली एक्टिव। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं इसको बच्चे कई तरीके से इस क्वेश्चन को करवा सकता हूं, कई तरीके से इस क्वेश्चन को करवा सकता हूं, पर मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। सबसे पहले आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर है? जीरो कायरलिटी सेंटर। आप बताओ क्या ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है। वो कब होता है? जब लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, ये थोड़ी है। तो ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? अकायरल। अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, OI का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये हमारे लिए इनएक्टिव है। ये हो गया सिंपल अप्रोच। दूसरा अप्रोच, अब हम अननेसेसरी POS और COS में जाना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें क्या है? प्लेन ऑफ, देखो COH के नीचे COH, कार्बन के नीचे H के नीचे H, so this molecule contains plane of symmetry। पर क्या लिटरली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री की यहां जरूरत थी? नहीं थी, खत्म हो गया था खेल। अगले वाले पर चलते हैं, बताइए इसमें कायरलिटी सेंटर कितने हैं? जीरो। तो क्या ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस है? नो, उसमें लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हुआ करते थे, तो ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? अकायर। खत्म हो गई कहानी, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। सर थोड़ा सा सिमेट्री एलिमेंट से बताइए, तो आप पाएंगे कि इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो अगर ये सेंटर मानो तो हाइड्रोजन के अपोजिट बताओ, हाइड्रोजन, कार्बन के अपोजिट, और COH के अपोजिट COH, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी यकीन मानिए देखने की। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कितने कायरलिटी सेंटर है दोस्त इसके अंदर? तो इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर है 2, पर मॉलिक्यूल कैसा है बताओ? मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली? मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली? बताओ कैसा है? अनसिमेट्रिकल। इट मींस हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री एलिमेंट नहीं आते। नो नीड टू चेक COS, नो नीड टू चेक POS, सीधा आंसर मिल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से मुझे बताएंगे कि कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 2। जीरो कैसे बोल रहे हो? राक्षसों आंखें बंद करके बैठे हो क्या? यहां पर जाओगे तो बताओ कौन है? CH2, यहां जाओगे तो भी
यहां पर जाओगे तो कार्बन पर मिथाइल, लेकिन यहां पर जाओगे तो कार्बन पर मिथाइल, कॉमन पॉइंट से पहले दोनों वैलेंसीज अलग, H और मिथाइल तो दोनों अलग है ही, तो इट इज ए कायरलिटी सेंटर, इट इज ए कायरलिटी सेंटर। तो ऐसा नहीं है कायरलिटी सेंटर पढ़ा दिया क्वेश्चन नहीं होंगे, कायरलिटी सेंटर बताया है, क्वेश्चन तो अब अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बताइए कितने कायरलिटी सेंटर है दोस्त इसके अंदर, 2 कायरलिटी सेंटर है। अब बताओ मॉलिक्यूल कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। एक मिनट सर, आप कैसे पहचानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल? अरे देखो, अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 2 3 1,3 डाइमिथाइल, अगर यहां से करोगे तो भी 1,3 डाइमिथाइल, 2 जगह से नंबरिंग हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है। अब हमें पीओएस और सीओएस चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों रिंग बताओ कितने की है, इवन मेंबर्ड है या ऑड मेंबर्ड? तो ऑड मेंबर्ड रिंग्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अब ये याद आना चाहिए, पीछे की बात है, इसीलिए इस बार अप्रोच थोड़ी चेंज की है कि जिस दिन टॉपिक पढ़ाया उसी दिन उसके क्वेश्चन नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हल्का सा पढ़ा के छोड़ दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हल्का सा पढ़ा के छोड़ दिया, अब उनको अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें कितनी क्लियरिटी है। आप बताइए क्या लगता है इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या लगता है इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है? आप बताओ कितने कायरलिटी सेंटर इसमें? अगर मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में काटूं, कितने हिस्सों में काटूं? तो एक कायरलिटी सेंटर एक हिस्से में जाना चाहिए और दूसरा कायरलिटी सेंटर दूसरे हिस्से में जाना चाहिए। और दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा। ये गौर से देखिए, बताओ इस कॉर्नर की आप टेंशन लेने वाले हो? यहां पर जो भी लगे हैं कट गए और बट गए, जिस कॉर्नर से प्लेन पास होता है उस कॉर्नर की कभी टेंशन, क्योंकि इस पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन ऐसे गिरेगा, तीनों को काटेगा, तीनों बाइसेक्ट होंगे इस कॉर्नर पर। अब बताओ, आप हमेशा मिरर का ध्यान रखें, यहां से पहला एटम कौन है, कार्बन, तो देखो इधर से भी पहला एटम, बताओ मिथाइल के सामने, हाइड्रोजन के सामने, इधर आ जाओ कार्बन के सामने, बताओ वेज पर कार्बन मतलब हाइड्रोजन, तो इधर भी वेज पर, डैश पर, भाई एक वेज पर और एक, तो इधर भी मामला बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आ गया है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर है पीओएस। बताओ अब आप इस मॉलिक्यूल को कायरल डिक्लेयर करोगे कि अकायरल? यस, द मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बताइए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं इस मॉलिक्यूल में? सो देयर आर 2 कायरलिटी सेंटर्स। तो इसमें है कायरलिटी सेंटर 2। जल्दी से बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? कैसे अनसिमेट्रिकल? कॉन्स्टिट्यूशनली पूछ रहा हूं, नंबरिंग इधर से करूं या उधर से करूं कोई फर्क की? स्टीरियो को मत देखो, कौन अप कौन डाउन ये नहीं देखना होता है, स्टीरियो तो देखनी नहीं है। क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनली कनेक्टिविटी। तो नंबरिंग यहां से करो यहां से करो, दोनों को क्या मिलेंगे? सेम। स्टीरियो को इग्नोर कर दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है देन वी हैव टू चेक सीओएस एंड वी हैव टू चेक पीओएस। दोस्त इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? पहले पढ़ चुके हैं, ऑड मेंबर्ड रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। आप बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में कट करना है, तो 2 हिस्से तभी कटेंगे जब एक कायरलिटी सेंटर एक में जाए और एक कायरलिटी सेंटर दूसरे में जाए। और उसके लिए जो आपको मॉलिक्यूल को कट करना चाहिए वो यही एक प्लेन बन सकता है ताकि कायरलिटी सेंटर आधे आधे हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर की तो टेंशन हम नहीं लेंगे, कारण इस कॉर्नर से प्लेन पास हो गया। बताओ यहां पर मिथाइल के सामने क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। क्या ये मिरर का काम कर रहा है? इसका मतलब ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यही इसमें हो सकता था और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए 2 चीजें हैं और उनको बांटना है तो एक एक जाना चाहिए हिस्से के अंदर, तो एक कायरलिटी सेंटर इधर हो एक कायरलिटी सेंटर उधर हो, पर इसमें CH3 के सामने CH3 नहीं आ रहा है, CH3 के सामने H आ रहा है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा डिक्लेयर किया जा रहा है? कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और हम ऑप्टिकली एक्टिव ही ढूंढ रहे थे। जल्दी से अगले क्वेश्चन में बताइए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं?
चलो कुछ जवाब तो आप लोग सही देने लगे। देखिए जवाब आपकी तरफ से चाहिए। तो कायरलिटी सेंटर्स कितने हैं? 2। आप सही जवाब देंगे तो ठीक है, गलत जवाब देंगे तो मैं चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? देखो नंबरिंग यहां से कर लो, चाहे दो जगह से नंबरिंग हो रही हो, यानी कि दो जगह से मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा हो। आप यहां से देखते हुए यूं आ जाओ, चाहे यहां से देखते हुए यूं आ जाओ, मॉलिक्यूल एक जैसा दिखेगा। तो मॉलिक्यूल आपका कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मींस हमें आप पीओएस यूएस चेक करना चाहिए। बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑड मेंबर्ड रिंग है। हम पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड मेंबर्ड रिंग में अपसेंट होती है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हो ना, तो हर डायरेक्शन में काट काट के दिखाते हो, ये देखो वो देखो। क्लास में एक क्वेश्चन को 15 मिनट डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज नो टाइम लिमिट। बट पेपर में नहीं कर सकते ना भाई। अप्रोच डेवलप कीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल में लीजिए। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2 हिस्से करने हैं, तो कैसे करोगे? एक इधर जाए और एक उधर जाए, यानी कि आपको कहीं बीच से काटना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर कट करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर मैं इस बॉन्ड के बिल्कुल बीच से काटूं, यहां से यूं देखो, तो ये प्लेन मिरर का काम करेगा। आइए समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इधर देखो, इस मिरर के इधर कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज पक्का? बताओ मिथाइल के सामने, हाइड्रोजन के सामने, पक्का? आगे बढ़ो, इधर जाओगे तो बताओ कौन है? कार्बन। इधर जाओगे तो भी बताओ कौन है? बताओ वेज पर कौन है? हाइड्रोजन। डैश पर भी, क्योंकि कोई भी नहीं है तो हाइड्रोजन ही होंगे। यहां पर बताओ वेज पर कौन है और डैश पर कौन है? तो देख लो मिरर इमेज। इस कॉर्नर की टेंशन लेना नहीं, क्योंकि जहां से प्लेन पास हो जाए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल या अकायरल? अकायरल, बिल्कुल सही। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चंस हैं। थोड़ी सी अब वैरायटी चेंज होने लगी है। अब आपको धीरे धीरे लगने लगा होगा कि हाँ मैं पहचानने लगा हूं, अब चेंज हो जाएगी वैरायटी। अब बाकी आप किस में पहचानेंगे? मॉड्यूल में और ईएलपी में। एक वैरायटी का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा नोटबुक में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे बता दीजिए, कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? पक्का? एक कायरलिटी सेंटर ये है और एक कायरलिटी सेंटर ये है। सही जवाब दिया। आप बता सकते हैं यहां पर कौन है? मिथाइल, हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि बॉन्ड बना के छोड़ा गया है। अगर मैं यू लिख के छोड़ता हूं तो यहां कौन होगा? मिथाइल, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। तो यहां पर मिथाइल आप लोगों के सामने है। क्लियर? अब अगर अपन बात करें सबसे पहले, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? इस मॉलिक्यूल में क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बताइए। तो थोड़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, कितने लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? सही गलत बाद में देख लेंगे अपन कि सर मेरे को तो इसमें एक प्लेन दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को इसमें प्लेन दिखाई दे रहा है? किसी ना किसी को तो दिख रहा होगा। एक ही बच्चे को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल को यूं काटा जाए, कैसे काटा जाए? यूं, तो ये प्लेन तुमको नहीं दिख रहा? अरे मैं पूछ रहा हूं कितने लोगों को ये प्लेन दिख रहा है? इसमें आपने दो बड़ी गलती नहीं गलता किया है। पहला, आप कायरलिटी सेंटर से प्लेन पास कर रहे हैं, और मैंने पहले कायरलिटी सेंटर इसीलिए पढ़ाया था कि कायरलिटी सेंटर के थ्रू कभी भी प्लेन पास नहीं होता। तो ये प्लेन तो हो ही नहीं सकता कायरलिटी सेंटर के थ्रू। दूसरा, आपको मिरर का भी आइडिया नहीं है। किसका आइडिया नहीं है? मिरर का। क्या बात कर रहे हो सर, इतना बढ़िया ऑप्टिक्स हम जीवन में पढ़े हैं और आप कह रहे हो कि हमें मिरर का भी आइडिया नहीं है। दोस्त, मैं कह रहा हूं तो सोच समझ कर ही कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग इधर। अगर ये मिरर है, क्या है? मिरर। तो मिरर की खास बात होती है मिरर इमेज कैसे बनाता है। अगर आपने यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए, तो इसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा? आप बताओ, इसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा? सेम डिस्टेंस पर बनाएगा, पर कहां पर? अपने परपेंडिकुलर। इस ए की मिरर इमेज यहां बनेगी। इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा? 90 डिग्री। ये बेसिक होती है मिरर की प्रॉपर्टी।
90 डिग्री पर बनाता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस ए की मिरर इमेज ये होगा, ये यहां पर लिखा हुआ ए होगा, तो वो वहां पर लिखा हुआ ए इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो दोस्त मेरे ये जो एंगल है ये यहां पर 90 डिग्री का नहीं है। तो हमें बहुत टाइम ये पता ही नहीं चलता है कि मिरर इमेज बनाता कहां है। बस प्लेन समझ लेते हैं, प्लेन मिरर का काम करता है, आप ये बात समझिए। तो इसकी मिरर इमेज ये वाली बनेगी, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर की खास प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे दोस्तों। मान लीजिए मैंने मिरर ही तिरछा रख दिया है, मैंने मिरर कैसे रख दिया है, तिरछा। अब आप इस बात को समझिए, अब हम दिमाग में क्या है, मिरर तो तिरछा हो गया है, पर अभी भी सोच हम सीधा ही रहे हैं। इमेज जब हम ढूंढते हैं तो हम इमेज अभी भी वैसे ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप बताइए इस ए की मिरर इमेज आपके हिसाब से कहां बननी चाहिए दोस्तों? मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि एक तो इसकी जो इमेज है वो यहां बना दे, एक जो इसकी इमेज है वो यहां बना दे। बताओ कौन सी जगह इमेज बननी चाहिए? देखिए अगर दोस्त आप यहां पर ए बनाते हैं तो ये साफ दिख रहा है ये एंगल 90 का नहीं है, और यहां बनाते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये अगर मिरर आपने तिरछा रखा हुआ है तो इसकी मिरर इमेज यहां बनाएगा, ना कि यहां पर। तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, कि जब भी कोई मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसकी मिरर इमेज परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री के एंगल पर बनाता है। कई पॉइंट समझ में आया? डिस्टेंस विल बी सेम, पर एंगल कितने का रहेगा, 90 का। आइए अब हम अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हुए कह नहीं रहे हैं, बल्कि मन में उनके दिख रहा है कि मुझे लग तो रहा है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर मैं बोलूं कैसे, बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने बोल दिया तो। आइए जरा समझते हैं, अगर आप इसको एक प्लेन मानते हैं तो आप कितनी गलतियां कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली बच्चा इसको प्लेन मान लेता है कि सर इस कॉर्नर से तो पास हो गया, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। तो पहली गलती, ये कोई नॉर्मल कॉर्नर नहीं है, क्या है, कायरलिटी। तो कायरलिटी सेंटर से कभी प्लेन जाता ही, अगर हमारे बेसिक क्लियर है तो हम सोच लेते कि ये प्लेन हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये भी क्या है, कायरलिटी सेंटर। पहली गलती हमने की कि हमने कायरलिटी सेंटर के थ्रू प्लेन पास कर दिया, इमेजिन करना ही नहीं है कायरलिटी सेंटर के थ्रू। तो दूसरी गलती सर आप कह रहे थे कि कितनी गलती की है, दूसरी गलती समझिए। अब आपका मिरर रखा तो तिरछा है और आप सोच सीधा रहे। अगर आपका मिरर तिरछा रखा हुआ है तो आप बताइए इस एटम की मिरर इमेज कहां बनने वाली, इस मिरर एटम की मिरर इमेज यहां बनेगी कि वहां बनेगी? ऐसे सोचो, इस मिरर से इधर पहला एटम ये है ना, और उधर पहला एटम ये है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। आप बताइए एटम कौन है और उसको दिखाई क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो जवाब है जी नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। और इमेजिन करते हैं सर, और किसी को कुछ दिखाई दे रहा हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये वाला प्लेन आप क्या कहते हैं, ऐसे काटूं तो मॉलिक्यूल को। चलिए अगर हम बच्चे ऐसे काटते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है आप बताओ? अगर आपने ये मिरर इमेजिन किया है तो इधर से पहला एटम ये और इधर से पहला एटम ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी, और आप चेक कर सकते हैं कि बकायदा कितने पर है, 90 पर एंगल पर। देख लो, तो जो मिरर पास करता है ना, पास करने के बाद इधर से पहला एटम और उधर से भी पहला एटम मिरर इमेज होते हैं। क्लियर? तो कार्बन के सामने तो कौन है, कार्बन। लेकिन दोस्त इस कार्बन पर बताओ डैश पर कौन है, मिथाइल। लेकिन उसके डैश पर कौन है, हाइड्रोजन। मिरर इमेज कहां हुई? मिथाइल को कौन दिखाई देगा, हाइड्रोजन। तो ये तो प्लेन नहीं हो सकता। और कोई प्लेन सोच सकते हैं क्या सर? आप इमेजिन कीजिए और कौन से प्लेन के बारे में बातें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये वाला प्लेन सोचते हैं, कौन से वाला, ये वाला, तो आप बताइए अब किस प्रकार से आप देखेंगे। अगर ये प्लेन है तो इससे पहला एटम यहां कौन है, ऑक्सीजन। तो इधर यहां से पहला एटम कौन है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? आप बताइए दोनों एटम एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। तो ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। क्लियर? तो आप किसी भी तरीके से इसमें विजुअलाइज कर लीजिए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसको बाद में आपको नोट डाउन करना है। इसका मतलब इसमें हमने पा लिया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। कायरलिटी सेंटर कितने हैं इसमें बच्चे, 2।
हालांकि ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, मैं आपको नंबरिंग से नहीं समझा सकता, बिकॉज इट इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब बीच में कौन आए हुए हैं, ऑक्सीजन। तो नंबरिंग मैंने आपको इस टाइप के कंपाउंड्स की नहीं सिखाई है, नेमिंग भी नहीं सिखाई है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल दो साइड से एक जैसा दिख रहा है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आप इस कायरलिटी सेंटर से और इस कायरलिटी सेंटर से देखोगे तो मॉलिक्यूल एक जैसा दिखेगा। देखो इस कायरलिटी सेंटर से आगे बढ़ो, कौन आया, ऑक्सीजन। इस कायरलिटी सेंटर से आगे बढ़ो, कौन आया, ऑक्सीजन। आगे बढ़ो, कौन आया, कार्बन। आगे बढ़ो, कौन आया, एंड फिर कहां पहुंच गए आप, कायरलिटी सेंटर। और फिर कहां पहुंच गए आप, कायरलिटी सेंटर। दो डायरेक्शन से मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एक जैसा दिख रहा है। अगर आप वैज और डैश को इग्नोर कर दें, स्टीरियो को इग्नोर कर दें, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है दोस्त मेरे, कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ कैसा है, सिमेट्रिकल। इसीलिए मैं इसमें चेक कर रहा था और मैंने चेक कर लिया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सोचिए, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? चेक कीजिए दोस्तों, हाउ विल यू चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इन इवन मेंबर्ड रिंग? आप डायरेक्ट, अब आप याद नहीं करके आए हो, आप क्या है कि पीछे के लेक्चर रिवाइज नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको अब समझ में आना चाहिए इवन मेंबर्ड रिंग में सेंटर कैसे देखा जाता है, अपोजिट कॉर्नर्स पर। पहली बात, लगे हुए एटम क्या होने चाहिए, सेम। दूसरी बात, ट्रांस। अगर सेम है और ट्रांस में है तो सेंटर मिलेगा। अब बताइए, अगर मैं इसको सेंटर मान लेता हूं तो इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सा कॉर्नर है, ये बताओ। यहां भी कार्बन, यहां भी, बताओ यहां पर मिथाइल किस पर है, डैश पर, तो यहां किस पर होना चाहिए, वेज पर, जो कि है। आप बताओ यहां पर हाइड्रोजन किस पर है, वेज पर, तो यहां हाइड्रोजन किस पर होना चाहिए, जो कि है। आप बताओ इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सा कॉर्नर है, ये ऑक्सीजन के अपोजिट ऑक्सीजन। सही है मामला। बताओ कार्बन के अपोजिट, आप बताओ यहां पर वेज पर भी कौन है और डैश पर भी कौन है, यहां पर बताओ वेज पर भी कौन है और डैश पर भी कौन है। तो देखो यहां हाइड्रोजन वेज पर, तो वहां कहां होना चाहिए, जो कि है। यहां पर हाइड्रोजन डैश पर, तो वहां किस पर होना चाहिए, जो कि है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मतलब कौन मौजूद है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल को कायरल बोलोगे या अकायरल, अकायरल। बताओ इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल, एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सभी का ध्यान अभी इधर होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं, हाउ मेनी कायरलिटी सेंटर्स आर देयर, हाउ मेनी कायरलिटी सेंटर्स आर देयर, 2 कायरलिटी सेंटर्स। तो बच्चे इसमें कायरलिटी सेंटर हैं 2। मॉलिक्यूल बताओ आपको कैसा दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। देखो यहां से देखो, आप देखो इस कायरलिटी सेंटर से आगे कौन है, ऑक्सीजन। इस कायरलिटी सेंटर से भी आगे कौन है, ऑक्सीजन के आगे, ऑक्सीजन के आगे। आप बताओ आगे कायरलिटी, आगे कायरलिटी, दो साइड से मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली दोस्त कैसा है, मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? मींस वी हैव टू चेक COS एंड वी हैव टू चेक POS। सबसे पहले बताइए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? वही है, बस वेज डैश को बदला है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। वहां मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है दोस्त, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ सर, आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है, इसका मतलब कोई लॉजिक है जो आप पहचान रहे हो और मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। पहले वाले में तो आपने बहुत तरीके से समझाया, इसमें आपने सीधा लिख दिया। आइए मैं समझाता हूं। आप बताइए इस कॉर्नर के अपोजिट, ये कार्बन के अपोजिट, आप बताओ यहां CH3 किस पर है और यहां भी किस पर है, तो सेंटर हो ही नहीं सकता ना। अगर ये यहां वेज पर है तो इस अपोजिट कॉर्नर पर डैश पर होना चाहिए। हर अपोजिट कॉर्नर पर ट्रांस में आने, एक भी अपोजिट कॉर्नर पर अगर सिस में आ गए तो फिर सेंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब POS और COS दोनों ही एब्सेंट है। बताओ मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बता सकते हैं इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? गलती हो गई है हमसे, नाइट्रोजन का लोन पेयर हमने कायरलिटी सेंटर के कंसीडरेशन में लिया है,
पर बच्चे आगे बताऊंगा, दिस नाइट्रोजन इज sp2, सिमिलरली दिस नाइट्रोजन इज sp2। तो आपसे कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने गलती से इसको पहचान लिया है, क्योंकि अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन का सही आइडिया नहीं। तो इसमें कायरलिटी सेंटर मात्र कितने हैं बच्चे? 2। एक तो ये है कायरलिटी सेंटर और एक ये है, तो इसमें नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 2। क्लियर? हमने इसको पहले भी किया है, हालांकि कायरलिटी सेंटर में वहां भी आपका आंसर 4 आया था। हालांकि मैं इससे अभी कोई डिसपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। लेकिन जीओसी के बाद अगर हम आप 4 कायरलिटी सेंटर बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख जरूर होगा। अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, बता दिया sp2 है। अब जरा ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? क्या मॉलिक्यूल दो डायरेक्शन से एक जैसा दिख रहा है? गौर से देखो, अगर आप इस कायरलिटी सेंटर से शुरू करो यहां से, क्लियर, तो बताओ इधर जाने पर कौन आएगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये रहा आपका कायरलिटी सेंटर, इधर जाने पर कार्बन ऑक्सीजन। आगे बढ़ो, बताओ कौन आ गया है? नाइट्रोजन। आगे बढ़ो, कौन आ गया है? और आगे फिर से कायरलिटी सेंटर, और इधर भी कायरलिटी। मॉलिक्यूल दो साइड से एक जैसा दिख रहा है। सर इसमें आप नंबरिंग से क्यों नहीं बता रहे? यहां तो आप नंबरिंग से बता रहे थे, क्योंकि बेटा इनका नाम लिखना हमने सीखा है, इन कंपाउंड्स का आयुपैक नेम लिखना हमने सीखा नहीं है। तो दूसरे तरीके से पहचान रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो मॉलिक्यूल हमें पता चल चुका है कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। अब मतलब हमें इसमें चेक करना ही पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पर दोस्त इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो इसके अपोजिट वाला मामला साफ दिख रहा है। यहां बताओ मिथाइल किस पर है बच्चे? डैश पर। तो यहां मिथाइल किस पर होगा? वेज पर। बताओ यहां हाइड्रोजन किस पर है? वेज पर। और यहां हाइड्रोजन किस पर है? परफेक्ट मामला। इधर देखो नाइट्रोजन के अपोजिट, इधर देखो कार्बन के अपोजिट, ऑक्सीजन के अपोजिट, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, याद रखना, ये वाला प्लेन मत सोचना, क्योंकि कायरलिटी सेंटर से कोई प्लेन पास नहीं होता है। तो यहां पर आपका मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है। पैटर्न चेंज करने का कारण है कि हम पुरानी बातों को रिकॉल कर पाए। हम पीओएस पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन वही कर लेते हैं, सीओएस पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन वही कर लेते हैं, आप उसको अप्लाई करना सीखते नहीं हो। तो इस बार पैटर्न थोड़ा ऐसा रहेगा, अगर आपको पीओएस सीओएस ठीक से समझ में नहीं आया होगा तो आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक अटकने लग जाएंगे। हर्ष यादव मौजूद है क्या? हर्ष यादव नहीं है, एब्सेंट है। हाँ ये अटेंडेंस शीट है ना, सबके लिए पाना अटेंडेंस तो पॉसिबल, बीच बीच में रैंडम किसी का भी नाम आ सकता है। अब इसको कॉल कर लेंगे जो एब्सेंट आया है। जैसे पहला था बीकी गुप्ता प्रेजेंट है, तो इसको कॉल नहीं होगी। अब हर्ष यादव को कॉल हो जाएगी, कॉल हो जाएगी तो ये उठा लेगा, या फिर इसके पिताजी को कॉल हो जाएगी, इसकी माताजी को कॉल हो जाएगी। समझिए, सिलेक्शन ना होने का कारण है क्लासेस ना आना, इसीलिए हमने कुछ बैचेज ऑफलाइन रखे हैं। हालांकि अब तुम लिखते रहो, हो गया सब, बस फिर बात नहीं करेंगे। ये भी नोट करो, लिख रहे हो? हाँ तो ऑफलाइन लाने का एक ही पर्पज है कि बच्चा क्लास में आए, और जो बच्चा क्लास में आएगा उसका सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम सिलेक्शन वहां से निकलेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके यहां डिजिटल लगा है उनका नहीं होगा, उनको दूसरे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। स्कूल में फेल होने वालों का रेशियो इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम फेल होते हैं 12th के अंदर, आप देखो। लेकिन नीट सबसे क्रैक, मैक्सिमम बच्चा कोचिंग जाता है, ना तो कोचिंग कुछ करता है और ना ही हॉस्टल वाले कुछ करते हैं। घर पे क्या होता है, घर वाले स्कूल भेजेंगे भेजेंगे, स्कूल पहुंचने के बाद पढ़ना ही पढ़ना, कोई ऑप्शन ही नहीं, क्लास में बैठना ही
पढ़ेगा। जो बंक कर जाते हैं वो 2-4 होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो अभी आपकी उतनी उम्र नहीं है कि आप खुद से सिंसियर रह सको। जनाब, दोनों ने लिख लिया है क्या? जिन्होंने गलत नंबर दे रखे हैं वो नंबर ठीक करवा ले। तुम बहुत देर से आए हो, आके मुझे या नीचे शाहरुख सर को जाके अपने नंबर ठीक करवा दे। और जो बच्चे बैच शिफ्ट कर गए, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, आगे वाले बैच में चले गए, उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई कॉन्कर से हटके आप अगर मास्टर प्रो में गए हैं तो अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि आपके घर पे फालतू में कॉल चला जाएगा कि आपका बच्चा नहीं आया, और माँ बाप और वही आपस में भिड़ पड़ेंगे। दोनों भिड़ते भिड़ते अकेडमी ना पहुंच जाए कि वो कह रहा है कि देखो मैं गया था, तुम्हारा मास्टर तो कह रहा है कि नहीं गया था। चलिए, अब नोट हो गया बच्चे? ये जरूर नोट करना है, इसको नोट कीजिए आप ना। हम कहां तक पहुंच चुके थे क्वेश्चंस में? ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, कर सकते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को।
सुलटा दिए हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ट्राई कीजिए, हो सकता है फाइनल पेपर में क्वेश्चन बने तो आपके इन्हीं किसी एग्जाम्पल में से आ जाए, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। क्लियर? तो कई बार होता है कि एग्जाम्पल एज इट इज आ जाता है, पर यकीन मानिए आपको याद नहीं आएगा कि वो आपकी नोटबुक का है, बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ में आया होगा तो भले ही नोटबुक का हो, नहीं होगा वो। बताइए, पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 2। अब आपको समझ में आने लगा। नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर नहीं है, हालांकि आपने लोन पेयर को पहचाना, ट्राई अच्छा किया है, पर अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन का ठीक ठाक नॉलेज नहीं है, इसलिए हमसे मिस्टेक हो गई है। तो डरने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, बस इस पर इतना यू एरो बना के छोड़ देना है, sp2। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये sp2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक हम जीओसी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो 2 कायरलिटी सेंटर है, मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 कायरलिटी सेंटर्स। अब बताओ, 2 कायरलिटी सेंटर कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल होता तो कायरल डिक्लेयर कर देते, पर चेक करो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, दो साइड से एक जैसा दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल आपका है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। मींस अब हम बच नहीं सकते, हमें पीओएस और सीओएस चेक करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप लाख कोशिश करना, क्योंकि मैंने जो यहां एग्जाम्पल लिया था वो बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है। आप घर जाके ट्राई करना कि सर ये वाला मिल गया मुझे प्लेन, तो आपने नहीं बताया पर मैंने ऐसे इसको कट कर दिया 2 हिस्सों में, और मुझसे पूछ रहा, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। याद नहीं करना है, ट्राई करना आपको। अच्छा, कंफर्म इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक मिनट, आप इतने कंफर्म कैसे हैं? घर से याद करके आए हैं? देखिए वो तो सही है, यहां भी CH3, यहां भी CH3। देखो अपोजिट कॉर्नर पर दोनों CH3 किस में है? सिस। अगर किसी भी अपोजिट कॉर्नर्स पर सिस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो सेंटर अब्सेंट हो जाता है। तो यहां पर सेंटर भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल। एंड कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखा जाता है वापस घर जाके रिकॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? इसमें भी 2 कायरलिटी सेंटर्स हैं। बताइए, 2 कायरलिटी सेंटर्स हैं तो फिर मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बिल्कुल सही। नंबरिंग इधर से सोच लो या इधर से, स्टीरियो को इग्नोर कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बाकी में। तो मॉलिक्यूल जो आपका है ये है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। मींस नाउ वी हैव टू चेक COS एंड POS। दोस्तों इसमें प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब आप इतनी जल्दी लिख देते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे सर जिनके बेसिस पर आप बात कर रहे हो। आप बताइए, जो कंफर्मेशन आपके सामने लिखी गई है, ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? वेज डैश में क्या मैंने आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स पहचानना सिखाया है? दोनों सॉलिड लाइन सेम साइड हो तो एक्लिप्स, और दोनों सॉलिड लाइंस के बीच में डायहेड्रल एंगल 180 हो तो स्टैगर्ड। सो दिस कंफर्मेशन इज एक्लिप्स्ड, और एक्लिप्स्ड में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। मैं बता चुका हूं, याद कितनों को है पता नहीं, क्योंकि जब आप यहां से अपोजिट जाएंगे और अगर आपने OH बोला तो मैं भी आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, क्योंकि इस COOH के अपोजिट यहां कुछ भी बच्चा बोलता है मन से दिख तो OH रहा है पर तेरे डर से नहीं बोल रहा मैं। अरे मेरे भाई, ये OH प्लेन के हवा में यहां है और H इसके उस साइड है, और ये लाइन बोर्ड के प्लेन में जा रही है। आपको याद है ना, सॉलिड लाइन का प्लेन क्या होता है? सेम। तो ये लाइन तो आपकी H और OH के बिल्कुल बीच से जाएगी, तो इस ग्रुप के अपोजिट तो कोई ग्रुप ही, तो सेंटर हो गया एब्सेंट। एक्लिप्स्ड में कभी सेंटर नहीं होता है, देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब सेंटर नहीं है। लेकिन क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है? चेक कीजिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर सर इसको आप इस तरीके से 2 बराबर हिस्सों में कट कर दो तो देखो COH के सामने, सही बात। बताइए कार्बन के सामने,
बताओ OH के सामने, बताओ H के सामने, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोस्त, तो मॉलिक्यूल को क्या डिक्लेयर किया जाता है? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताइए इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कायरलिटी सेंटर्स इसके अंदर है दोस्त, 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली है सिमेट्रिकल। क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक COS एंड वी हैव टू चेक POS। दोस्त इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं। इतना जल्दी कैसे बता देते हो? अगर आप पहचान सकते हो तो हमें भी बताओ भाई। कंफर्मेशन कौन सा है? कंफर्मेशन कौन सा है? एन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में कभी भी सेंटर नहीं होता। लिखवा चुका हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री के टाइम पर। क्लियर? क्योंकि COH के अपोजिट कोई भी नहीं है। अगर सेंटर होगा तो आपके जो आपके एटम्स और ग्रुप्स हैं उनके अपोजिट कोई ना कोई सेम मिलेगा। जैसे COH के अपोजिट COH, इधर भी COH के अपोजिट COH होना चाहिए। तो इसमें सेंटर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब आप सोचो प्लेन कैसे ढूंढूं सर, मैं कैसे ढूंढूं? कितने कायरलिटी सेंटर है? क्या कायरलिटी सेंटर से प्लेन पास हो जाएगा? तो 2 बराबर हिस्सों में कैसे काटोगे कि एक कायरलिटी सेंटर इधर और एक कायरलिटी सेंटर? यही कोशिश हो सकती है। लेकिन सर अगर मैं ऐसी कोशिश करता हूं तो मुझे प्लेन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आइए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जिनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी भटका वो सुलट जाएंगे स्टीरियो के अंदर। क्लियर? और मैं आपको बता देता हूं धीरे धीरे, अगर आप इधर से सुलटने लगे फिर किधर से भी आपको समझ में नहीं आएगा। या तो अपना समझ में आता ही नहीं है, और जिस बच्चे को अपना समझ में आता है उसको कहीं और समझ में, उसकी अप्रोच ऐसी बदल जाती है, एकदम लॉजिकल होने लगती है। उसको जब तक लॉजिक कोई नहीं बताएगा ना, उसको डाइजेस्ट नहीं होंगी बातें। रटवा के, याद करवा के, ट्रिक से उसको डाइजेस्ट नहीं होंगी चीजें बाद में। तो आप देखो COH के अपोजिट तो कौन है? आप बोला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा थोड़ी होता है, मेरे तो पूरी बननी चाहिए इमेज तो। अब बताओ कार्बन के अपोजिट कौन है? परफेक्ट चल रहा है सर मामला तो। अब बताओ OH के अपोजिट कौन है? भाई यहां बाहर कौन है और उधर बाहर कौन है? तो मिरर में OH को कौन दिख रहा है? ये तो कोई तिलिस्मी मिरर है। मतलब आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो गए हो। क्लियर? क्या है, नीचे से तो आपकी इमेज बनती हुई आई है, बस मुंडी किसी और की दिखा रहा है। ये तो नॉर्मल मिरर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। हेंस मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये पॉइंट सही है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 है दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि वही रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताएंगे इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 2। तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर है 2। कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। अब देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, पहचानने लगोगे आप। प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। अब सबसे पहले ढूंढते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ढूंढते हैं? तो आप सोचो 2 कायरलिटी सेंटर है तो कैसे काटोगे मॉलिक्यूल को कि एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए? कायरलिटी सेंटर से तो प्लेन पास करना ही नहीं है। ठीक है सर, तो आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें अगर प्लेन चाहूंगा तो बस यही एक सोच सकता हूं, और कोई प्लेन नहीं सोच सकता। ध्यान दीजिए, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपकी गर्दन तोड़ी जा सकती है। बिना गर्दन के, गर्दन ऐसे हाथ में लेके हॉस्टल में जाओगे और अगले दिन हो सकता है मुंडी किसी को थमा दो कि टेबल पे रख देना, आगे आगे मैं यहीं से लाइव देखता रहूंगा। अनअकैडमी का तो बीच बीच में ग्लिच भी आ जाता है, पर मैं एकदम लाइव देखूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप मुझे इतना बता दीजिए यहां पर, इस COOH को आप जब देखोगे तो COOH के अपोजिट यहां मतलब मिरर में कौन दिखेगा? बता दिया, कर दिया गुड़ गोबर सारा का सारा। वेस्ट डेस्क कभी पढ़ा है नहीं मैंने, है? तो ऐसे अनपढ़ों की तरह जवाब देते हो कि जा पहले बाहर एक 2 मोटिवेशनल वीडियो देख के आ, तभी कंटिन्यू कर पाएगा, वरना हमको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये कौन सी लाइन है? और सॉलिड लाइन कहां होती है? इन द प्लेन।
बोर्ड के प्लेन में, और OH किस पर है? वेज पर, मतलब प्लेन से, वो तुम कह रहे हो उसको मेरे दिखेगा, तो COOH के पीछे तो कोई है ही नहीं। OH इस बोर्ड के प्लेन से बाहर यहां कहीं है, और जो H है वो बोर्ड के प्लेन के उधर कहीं और है। तो बताओ क्या COH के अपोजिट कुछ दिखा इसको? तो आप समझिए आप मिरर के सामने गए, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो तिलिस्मी मिरर होगा। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यही हो सकता था और हो भी नहीं सकता था इसमें। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों सेंटर की, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि जो कंफर्मेशन आप लोगों के सामने बनाई गई है वो कंफर्मेशन कौन सी है? मैं ना गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारे। ये क्या पूछ रहा हूं? कंफर्मेशन। और तुम क्या बोल रहे हो? ट्रांस। सिस ट्रांस कंफर्मेशन होती है कि कॉन्फ़िगरेशन? सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस जाने के लिए बॉन्ड तोड़ना, लेकिन स्टैगर्ड से एक्लिप्स और एक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने के लिए बॉन्ड तोड़ना। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो सोचा करो, नहीं तो भाई साहब शब्दों में ऐसा उलझाऊंगा ना स्टीरियो के अंदर कि जब पेपर दोगे तो लगेगा सारे सही है, आंसर की में मैच करोगे तो लाइन से गलत होंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सेंटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्मेशन कैसा है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में सेंटर मिल सकता है, मिले इसकी कोई गारंटी, लेकिन हाँ एक्लिप्स में नहीं होता, ये गारंटी है। अब ढूंढना शुरू करते हैं। आप बताइए सेंटर कहीं ढूंढेंगे तो बीच में ही होगा पक्का, और सेंटर की खास बात है सेम एटम और ग्रुप अपोजिट होने। आप बताइए अगर मैं यहां पर COH के अपोजिट जाऊंगा तो मुझे कौन मिल रहा है? परफेक्ट है सर मामला। अच्छा इतने में डिक्लेयर कर दें? नहीं नहीं, हर एटम और ग्रुप के अपोजिट सेम एटम और ग्रुप होना। इधर सुनो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां से देखूं तो OH कहां है? प्लेन से, और यहां पर देखूं तो प्लेन के उस साइड, यानी कि ये OH बोर्ड के प्लेन के आपकी साइड है, मतलब ये OH तो बोर्ड के इस साइड आपकी तरफ, और ये OH बोर्ड के उस साइड। तो अगर मैं इस सेंटर से इधर की तरफ आऊंगा तो कौन मिलेगा? और इस सेंटर के उस साइड भी कौन है? मतलब OH के अपोजिट OH। बहुत बढ़िया, चलिए और देखते हैं। यहां पर आप बताइए डैश पर कौन है? पक्का ये हाइड्रोजन बोर्ड के किधर है? उस साइड। और यहां पर हाइड्रोजन कहां है? ये कहां पर है? तो इस सेंटर से अगर उधर जाओगे तो भी, और इधर आओगे तो भी, परफेक्ट है मामला सर। इस सेंटर से इधर जाओगे तो कौन है? कार्बन। और इसके अपोजिट भी, मतलब इसमें सर कौन आ गया है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? एकायरल। मतलब ऑप्टिकली तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक मिनट सर, ये तो सारा विजुलाइज करके देखा, तो क्या मैं एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे देख रहा हूं यूं यूं यूं? टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ये सब क्लास में अच्छे लगते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लगते। तो सर कैसे अप्रोच ले? आप समझिए, जब क्लास में कर रहे हो तो चीजों को समझो कि सेंटर कब होगा। इधर देखो, यहां से देखो, COOH के अपोजिट कौन है कि नहीं है? आप बताओ इस कार्बन के अपोजिट कौन है? अब समझो, अगर सेंटर होगा तो OH यहां किस पर है? तो यहां कहां होना चाहिए? जो कि है, क्योंकि ये OH प्लेन के इस साइड है तो ये OH प्लेन के उस साइड होना चाहिए। और बताओ यहां पर अगर H डैश पर है तो यहां किस पर होना चाहिए? ऐसे पकड़ते हैं सेंटर को, नोटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो हम कंफर्मेशन में भी देख सकते हैं कि सेंटर है या नहीं। जैसे हम सिस ट्रांस से पहचानते थे, अगर सिस है तो नहीं होगा, ट्रांस है तो आपका सेंटर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी। बताओ कितने कायरलिटी सेंटर है बच्चे? तो नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर इसमें है 2। बताओ मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली? बिल्कुल सही जवाब दिया, मॉलिक्यूल है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। अब बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो आप सोचो कि प्लेन को निकालोगे कहां से? 2 कायरलिटी सेंटर है तो उन दोनों के बीच से, तभी तो एक एक साइड जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं, ये वाला प्लेन इमेजिन करूं, तो भाई साहब COH के अपोजिट तो कोई भी नहीं है, तो ये तो मिरर हो ही नहीं सकता।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। आइए अब सेंटर ढूंढते हैं बिना नौटंकी के सीधा। आप देखिए यहां पर देखो COOH के अपोजिट कौन है, तो बोल दे सेंटर है। नहीं, हर एटम ग्रुप के अपोजिट सेम एटम और ग्रुप होना। आप बताओ यहां पर OH कहां पर है, तो यहां किस पर होना चाहिए था, इसके अपोजिट एटम पर किस पर होना चाहिए था, लेकिन वेज पर ही। तो आप सोचो जब आप प्लेन से इधर आओगे तो कौन मिलेगा आपको, OH, और प्लेन के उधर जाओगे तो H, क्योंकि यहां पर डैश पर कौन है, H है। तो अगर ये OH वेज पर है तो इसका अपोजिट कॉर्नर पर या अपोजिट एटम पर डैश पर होना चाहिए थे। देखो यहां OH किस पर था, तो ये कहां था, तब आता सेंटर। तो ये क्लियर है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, हेंस मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर रहेगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे यहां तक। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी है। एक क्वेश्चन की सीट तो आ गई है आपके सामने, एक क्वेश्चन की सीट और तैयार हो रही है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप यकीन मानिए स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ड्रॉपर्स हैं और मैं ड्रॉपर्स के लिए मान कर चलता हूं कि अगर कोई नई चीज है तो वो हैंडल नहीं कर पाते। इस बार देख लो सारी चीजें क्या आई थी नई, फिजिक्स में नया कॉन्सेप्ट आया, हाथ ही नहीं लग रहा, केमिस्ट्री में भी अच्छे क्वेश्चन आए तो हाथ ही नहीं लग रहे हैं। जो पहले से पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी कि कम से कम सिलेक्शन तो निकाल ले जाएं, हम रैंक की बाद में सोचेंगे। सुलटा दिया है भाई लोगों सभी ने ही, पक्का। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पर ट्राई कर सकते हैं। 19 और 20 में पूरे चांसेस हैं कि आप गलत जवाब दे देंगे, तो उस पर तो मैं लौटूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन हाँ 19 पर 18 पर आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले तो मुझे उसमें बता दीजिए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। अब देखो मैंने कायरलिटी सेंटर जब पढ़ाया तो मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं लिया, तो एग्जाम्पल आएगा लेकिन उसकी जगह थोड़ी सी अलग होगी। बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, बताइए सबसे पहले कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। एक तो ये है दोस्त और एक ये है, सो नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स इज इक्वल टू 2। जल्दी से जल्दी बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, मॉलिक्यूल है कॉन्स्टिट्यूशनली। आप नंबरिंग यहां से कर ले जाओ या नंबरिंग वहां से कर लाओ, एक ही बात, इफ वी इग्नोर द स्टीरियो। आइए दोस्त दूसरा देखो, मैं आपको बता देता हूं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर मैं भी इतना ही जल्दी जानना चाहता हूं आप कैसे पहचानते हैं, तो भाई मैं बता तो चुका हूं, कंफर्मेशन बता कैसी है, और एक्लिप्स में सेंटर, क्योंकि इस COH के अपोजिट कोई है ही, और इस COH के अपोजिट भी कोई, और इस H के अपोजिट OH है वहां पर, इसका मतलब सेंटर नहीं है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। अगर हम प्लेन ये वाला रखें, कौन से वाला रखें, ये वाला प्लेन रखें, तो बताओ COOH के पीछे मामला सही है, बताओ H के पीछे बिल्कुल सही है, बताओ OH के पीछे, और बताओ कार्बन के पीछे। सो दिस कंटेन्स प्लेन ऑफ, हेंस मॉलिक्यूल इज अकायरल। अकायरल बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हम तो ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढ रहे हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये सारे एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद रिपीट होंगे। टॉपिक का नाम होगा मीजो कंपाउंड्स। ये एक मीजो है, कायरलिटी सेंटर होते हुए जो मॉलिक्यूल्स अकायरल हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीजो। क्या इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर है, क्या मॉलिक्यूल कायरल है, नहीं, तो जो कायरलिटी सेंटर रखते हुए अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मीजो कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक अब रिपीट होंगे अगली थोड़ी दिनों में, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड यू नो दैट द गिवन प्रोजेक्शन इज फिशर प्रोजेक्शन, एंड फिशर प्रोजेक्शन इज 2D रिप्रेजेंटेशन। क्या है, 2D। आपके 3D के मॉलिक्यूल को 2D में लाते हैं और ये आपको हकीकत नहीं बताता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं दोस्तों, किसके बारे में,
फीसर प्रोजेक्शन के बारे में। किसके बारे में? फीसर प्रोजेक्शन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैं चाहूं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक देकर आपको क्वेश्चन करवा सकता हूं, पर उसमें मेरा विश्वास नहीं है। फीसर प्रोजेक्शन सबसे पहले आप समझिए कि ये किस में होता है? ये होता है 2D रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? 2D रिप्रेजेंटेशन। प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। दूसरी बात, फीसर के बारे में जान लीजिए, ये हमेशा कौन सी कंफर्मेशन बताता है? एक्लिप्स्ड लिखा हुआ है, पर आपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये आपको बताता है एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। फीसर जब भी बनता है, किस में बनता है? एक्लिप्स्ड। इसका मतलब कुछ बातें आपको समझ में आ गई। आप बताओ क्या समझना है? अगर एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी होगा ही नहीं। ये तो सर वैसे भी आपने रटवा दिया। पहले भी आपने बोला था कि फीसर एक्लिप्स होता है, मैंने मान लिया। आज फिर आपने उसी बात को दोहरा दिया कि फीसर एक्लिप्स होता है। क्या मैं फिर से मान लूं, या मुझे समझने का मौका यहां पर मिलेगा? तो मिलेगा मेरे भाई। आइए बातों को जरा ध्यान से सुनते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल अपने सामने है, आप समझते जाएं बढ़िया तरीके से। ये मॉलिक्यूल हमारे सामने लिखा गया है ऐसे। आपको थोड़ा सा फीचर रिकॉल करवा दूं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसको दिखाया जा रहा है किसके अंदर? केवल और केवल वेज एंड डैश के अंदर। मान लीजिए कार्बन है, यहां पर वेज के ऊपर कौन है? एक्स। यहां पर वेज के ऊपर कौन है? वाई। यहां पर डैश के ऊपर कौन है? जेड। यहां पर डैश के ऊपर कौन है? पी। तो ये रियल मॉलिक्यूल है। कैन यू इमेजिन द मॉलिक्यूल? ये रियलिटी में आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है। इस मॉलिक्यूल का मतलब है कि आपके जो ऐसे हैं वेज दोनों, तो आपका वाई एंड एक्स आपकी तरफ है, और आपका जो पी एंड जेड है ये आपसे दूर जा रहा है। मतलब पूरा मॉलिक्यूल किस में विजिबल है अब हमें? वेज एंड डैश। क्लियर? तो ये दोनों तो हमारे लिए वेज है और ये दोनों हमारे लिए डैश है। तो कुल मिलाकर मॉलिक्यूल ऐसा है यूं। तो ये तो क्या हो गए आपके लिए दोनों वेज, और ये क्या हो गए दोनों डैश। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की इमेज लूं, क्या लूं? आप बताइए, अगर आप इस पर ऐसे लाइट डालेंगे, इमेज लेंगे, तो जो वेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो डैश है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? वर्टिकल लाइन। तो बताइए यहां पर कौन दिखेगा? एक्स। यहां पर वाई, यहां पर पी, और यहां पर आपकी ये लाइन बताइए कहां पर होती है? हमने लिखा है पहले भी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सही बात है कि नहीं है? और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या ये पॉइंट सही है कि नहीं है? ये हम सब जानते हैं, बस अब आपको उल्टा करना है दोस्त। अगर मैं आपको फीसर दे दूं, क्या दे दूं? तो क्या आप उसको वेजडस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? आपको पता होना चाहिए किसकी इमेज है। तो ये इस मॉलिक्यूल की इमेज है। रियल में जो आपके वाई और एक्स हैं वो टुवर्ड्स द, और जो पी एंड जेड है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो ये है रियल मॉलिक्यूल और ये उसकी इमेज है। आइए दोस्तों, अगर मैंने आपके सामने इमेज दिया हुआ है तो क्या आप मुझे रियल मॉलिक्यूल बता सकते हैं? ये देखो, ये हमारे सामने कार्बन, इधर कौन है? ये कार्बन। आप बताओ टेक्निकली ये OH कहां पर है रियल मॉलिक्यूल में? वेज पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। H कहां पर है बताइए? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। COOH कहां है बताइए? कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। सिमिलरली आप नीचे वाले पर भी जवाब दीजिए। बताइए OH कहां है? बिल्कुल सही। बताइए H कहां है? आप बताइए H कहां पर है? वेज पर। और COOH कहां पर है? डैश पर। पक्का? जी हां। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने जा रहा हूं, क्या ढूंढने जा रहा हूं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या आपको कोई प्लेन इस मॉलिक्यूल के अंदर विजिबल हो रहा है? क्या कोई प्लेन इस मॉलिक्यूल के अंदर विजिबल हो रहा है? एक बार मुझे 4 पेन दे दीजिए कैप के साथ ना, एक साइड से दे दो ताकि वापस रिटर्न करने में फायदा रहे। रियल मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। कैप नहीं है क्या? हाँ दे दो बेटा। देखो रियल मॉलिक्यूल कैसा है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। कैप वाला दो। आइए रियल मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि रियल मॉलिक्यूल है कैसे। पहले वाले कार्बन पर जब आप ध्यान देंगे ना, तो आप समझिए पहले वाले कार्बन पर जो H और OH है वो कैसे है। इस कार्बन के ऊपर जो आपका H और OH है वो ऐसे है।
क्लियर? दोनों बताओ आप, आपके लिए किस पर है? वेज पर। नीचे वाले कार्बन पर भी बताओ H और OH कहां पर है? तो टेक्निकल ये मॉलिक्यूल ऐसा है, और प्लेन कहां से जा रहा है? इन दोनों के बीच से, यहां से जा रहा है। अब बताओ ऊपर भी कौन है? OH, और उसके नीचे भी, नीचे कौन है? और उसके नीचे भी, पक्का? अब बताओ COOH कहां है? पीछे की साइड, और इधर भी कहां है? तो COH के नीचे, तो इसमें क्या आ गया है बताइए? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जरा ध्यान से सुनकर बताइए, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात सुनो, COOH के अपोजिट COOH नहीं है। क्या ये दोनों 180 पर है? अगर आप रियल मॉलिक्यूल को इमेजिन करोगे तो ये तो आपके सामने कार्बन नंबर 1 और 2 पर HOH की कहानी है, और COOH किधर है? ऊपर वाले पर इस साइड, और नीचे वाले पर भी इसी साइड। तो 180 पर फिर से COOH के अपोजिट कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल, सॉरी अकायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगला एग्जांपल आता है, ध्यान से सुनिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं। इस मॉलिक्यूल को आप वापस से बच्चे 3D में विजुलाइज करेंगे। इस मॉलिक्यूल को आप फिर से बच्चे किस में विजुलाइज करेंगे? 3D में। क्या आप बता सकते हैं कि रियल मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा? बताइए, रियल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करना चाहूं, इस कार्बन पर थोड़ा सा बताओ, इस कार्बन पर जो OH है वो कहां पर है? वेज पर, बिल्कुल सही। और जो H है वो भी कहां पर है? नीचे वाले कार्बन पर बताओ, जो H है वो कहां पर है? वेज पर। और यहां पर जो OH है वो भी कहां पर है? बिल्कुल सही। बताओ COOH कहां पर है? डैश पर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एंड COOH नीचे वाले भी कहां पर है? डैश पर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सबसे पहले आप जानते हैं, यहां भी ये कायरलिटी सेंटर था, यहां भी ये कायरलिटी सेंटर था, तो कायरलिटी सेंटर से तो कोई भी प्लेन पास नहीं होता है, तो बीच से कहीं प्लेन ले जाना पड़ेगा ताकि दो बराबर हिस्सों में हम कट कर सके। पहले सवाल का जवाब देना, क्या ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आता है? मुझे बताओ, क्योंकि आप बताओ इधर बाहर की साइड कौन है? वो OH, और यहां बाहर की साइड कौन है? H, तो OH के नीचे कौन दिख रहा है? H, तो ये तो प्लेन हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप इस मॉलिक्यूल पर मत देखिए, ये रियल मॉलिक्यूल है। आप बताइए, इसमें आपको सेंटर दिखाई दे रहा है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप ये मत सोचिए कि आपने पहले कुछ लिख दिया है, उसको हटा दो, इमेजिन करो। आप देखिए, जब आप मॉलिक्यूल को विजुलाइज कर रहे हैं तो ये आपके इस कार्बन की कहानी है, ये इस कार्बन की। क्लियर? बताओ यहां पर कौन है और इसमें यहां पर कौन है? और बताओ ये दोनों OH 180 पर है? क्या ये दोनों OH 180 पर है? नहीं है। यहां पर कौन है? H, और यहां पर कौन है? और क्या 180 पर है? नो, ये तो दोनों ही आपकी साइड आ रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूं तो COH इधर, COH इधर, क्या इन दोनों COOH और COH के बीच में डाइहेड्रल एंगल 180 का है? 0 डिग्री का है, क्योंकि दोनों ही आपसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन दोस्त, जब आप बात करते हैं किसकी? फिशर की, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, शायद इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बच्चा ऐसा देखता है, H के अपोजिट, OH के अपोजिट, COH के अपोजिट, और ये आप जानते हैं दोनों COOH 180 पर, तो दोनों ही एक साइड है ना दोस्त मेरे। इसका मतलब ये फीचर है, इमेज है, रियलिटी नहीं बता रहा, रियलिटी नहीं बता रहा। अगर मैं आपको हकीकत बता दूं, दोनों COOH की हकीकत, तो दोनों COOH आपके कुछ इस प्रकार से हैं। ये देखो, ऐसे है दोनों COOH। क्लियर? क्या इनके बीच में एंगल 180 का है? अगर ये सेंटर मानूंगा तो इस सेंटर से यहां जाओगे तो कौन है? COH, पर इसके अपोजिट तो कोई भी। यहां पर बताओ वेज पर कौन है? H, वहां वेज पर कौन है? OH, यहां वेज पर कौन है? H, सॉरी OH, और इस वाले वेज पर, तो आप सेंटर से यहां जाओगे तो यहां तो आपको कौन मिलेगा? OH, और इसका अपोजिट कोई भी, तो सेंटर नहीं है इसमें। पर जब आप इमेज लेते हो तो ये इमेज में आपको सीधी स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखती है, तो आपको लगता है कि शायद ये 180 पर है। ये 180 पर
नहीं है रियल मॉलिक्यूल के अंदर। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि वास्तव, बताओ ये स्टैगर्ड है क्या एक्लिप्स है? दोनों सॉलिड लाइन एक साइड, तो आपकी फीचर हमेशा किस में होती है? और एक्लिप्स में कभी सेंटर होता ही नहीं है। कपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये विजुलाइज नहीं करवाता तो आपके दिमाग में रह रह के बातें आती कि शायद है तो सही, उसी को नहीं पता होगा, कहीं मुझे गलत तो नहीं पढ़ा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं सेंटर ढूंढ निकालते इसमें, पर इसमें सेंटर नहीं है। क्लियर? यही आपका, जल्दी से नोट करेंगे इन दोनों को। जो क्वेश्चंस नोट किए उसके आगे नोट कर लो। हमें कोई ऐसे डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है कि फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढना, पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा। समझ लिया हमने, फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। फिशर सिंपली रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन, और एक्लिप्स में सेंटर नहीं है, हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो इस मॉलिक्यूल में पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, एंड मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑप्टिकली एक्टिव। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं, बहुत ही फेमस। टार्ट्रिक एसिड अपनी अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स में आ रहा है, कभी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, कभी मीजो फॉर्म में आ रहा है। अच्छा एग्जामिनर होगा तो उसके एग्जाम्पल भी इवन हमसे मैच करेंगे। ये सारे क्वेश्चन घर जाके वापस करने हैं, वापस करने हैं। और किसी में अगर आपको प्लेन दिखता है, सेंटर दिखता है, तो मुझसे डिस्कस करना है कि सर मुझे तो लगता है लेकिन आपने तो इसमें नहीं बताया। ये नहीं कि इनको याद कर लोगे कि इसमें है इसमें नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएंगे पेपर में, दूसरे आएंगे। आप देख चुके हो, नोटबुक का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक कितना बढ़िया क्वेश्चन था, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स विच शोज जीआई, स्ट्रक्चरल प्लस जीआई को कंबाइन करके। क्वेश्चन नया ही होगा दोस्त। नहीं वो तो अलग था, वो तो चेन आइसोमर पूछे थे जिसका आंसर 5 था। तो क्वेश्चन क्लास में करवाया था ऐसा कि अगर उस टोटल चेन आइसोमर पूछ रहा है फॉर्मूला देकर तो सारे, और नाम पूछ रहा है तो वो तो होगा नहीं ना, उसके पूछे गए हैं तो एक कम हो जाता है। एग्जाम्पल भी लिया था, आप कितने भाई बहन हो और आपके कितने भाई हैं, सुलटा दिया है। तो थोड़ा सा मैंने आपको फिशर वापस से रिकॉल करवाया है, थोड़े से फ्लैशबैक में गए हैं, क्योंकि फिशर 2D रिप्रेजेंटेशन होता है और हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं इसमें सेंटर तो है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो अपन कुछ दिनों तक तो आंसर टिक करते हैं सेंटर नहीं है, फिर जब रैंडमली कभी आते हैं तो उल्टा मामला कर देते हैं। तो इसमें कोई सेंटर नहीं है, फिशर एक्लिप्स कंफर्मेशन होती है, कोई सेंटर नहीं होता है। सुलटा दिया है सभी ने, क्या हम वापिस आ सकते हैं? चलिए, ये दोनों क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम सॉल्व कर चुके हैं। कितने कायरलिटी सेंटर है बच्चे इसके अंदर? 2। सो नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है बच्चे? सो मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, पर इसमें सेंटर तो होगा ही नहीं क्योंकि क्या है? फिशर। लेकिन क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाला प्लेन। क्लियर? इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है बच्चे? एकायरल। एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। अब बोलेगा सर कैसे, हमें सुपर इंपोज करनी ही नहीं है भाई, प्रैक्टिकल थोड़ी देर है, वाइवा थोड़ी है। क्वेश्चन होगा सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, आंसर आ गया। अगले वाले में बताइए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? तो इसमें कायरलिटी सेंटर्स अगेन 2 हैं। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, दो साइड से नंबरिंग सोच सकते हैं, स्टीरियो को इग्नोर कर दे तो। बताइए क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जो कि नहीं है। आप देखोगे तो ये आपका पीओएस नहीं हो सकता क्योंकि ओएच के नीचे एच है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही, इस पर स्टार इसीलिए लगाया गया है क्योंकि आप इसमें सेंटर ढूंढ दोगे कुछ दिनों बाद।
क्लियर? तो आप बताइए, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल कायरल, एंड कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? पक्का? चलिए, क्या दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं, अगली स्लाइड पे चल सकते हैं? ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 21। इतने क्वेश्चन तो आपके मॉड्यूल ईएलपी में भी आपको मिलने वाले नहीं। आ गए सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने? तो आज का जो क्लास था वो अभी तक जो पढ़ा था वो सब का रिवीजन है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सुलटा दिया है क्या? ट्राई कीजिए आंसर खुद से निकालने का, ट्राई कीजिए, गलत सही मैटर नहीं कर रहा है हाल फिलहाल। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बताओ क्या ख्यालात है? मॉलिक्यूल बता दो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? पक्का? तो मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। हालांकि इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2। ये दोनों कायरलिटी सेंटर है, बीच वाला सुडो है। धीरे धीरे समझ में आएगा, बीच वाला क्या है? सुडो। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर कर दूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, आप बताओ इसमें, आप बताओ फीसर है तो फीसर में आपका सेंटर तो होता ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला प्लेन सोचोगे, ये वाला प्लेन, तो बताओ ये प्लेन कहां कहां से जाएगा? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ब्रोमीन, तीनों को ऐसे कट करता हुआ प्लेन है ये। और सीएल के नीचे, अरे सीएल के नीचे, एच के नीचे और CS3 के नीचे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन सर प्लेन निकला कहां से है? सूडो कायरलिटी। कायरलिटी सेंटर से नहीं जाता है, सूडो से जा सकता है। बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? सूडो कायरलिटी सेंटर पढ़ाया इसीलिए था मैंने। तो बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? अकायरल, मतलब ऑप्टिकली
इनएक्टिव, सुपर इंपोजेबल या मिरर इमेज नॉट सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। अब आ गए वो केस, अब हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? जितना सवाल उतना। बताओ लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? इवन। इवन, इधर भी दोनों अलग, उधर भी दोनों कायरल। खत्म। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, हम चेक कर चुके हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में पीओएस और सीओएस नहीं होता। बताओ लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? इवन। पक्का? इधर तो दोनों अलग पर इधर दोनों सेम, ऐसा मॉलिक्यूल कैसा मिलेगा? एकायरल। एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आपसे मैं जवाब एक्सपेक्ट करता हूं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, नो डाउट नीट के लेवल से बाहर है, लेकिन जब एग्जाम अच्छे क्वेश्चन फ्रेमिंग पर आएगा तो पक्का इस क्वेश्चन को लेकर आएगा। और जिनको आता होगा उनके लिए दो ही कोड़ी का होगा, अच्छा क्वेश्चन करके भी कई बार हम सिलेक्शन निकाल ले जाते हैं, इजी भी गलत हो जाते हैं हमारे। अब बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये मॉलिक्यूल कायरल, अकायरल, एक्टिव या इनएक्टिव? कायरल, अकायरल, एक्टिव या इनएक्टिव? कितने बच्चों का मानना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है? कितने बच्चों का मानना है 24 नंबर कायरल? हाथ हवा में ऐसे होने चाहिए। बाकी का मानना है ये अकायरल है। भाई आप रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं, आप घर पे जाके चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं और ऐसे सिलेक्शन नहीं आते। एक बात ध्यान रखना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत, सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो कुछ भी कर लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? ए पाई बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इवन मेंबर्ड रिंग। तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, ये तो क्या है? पाई बॉन्ड। तो यहां कौन है? CH3। आप बताइए यहां पर कौन होगा? H। आपकी इवन मेंबर्ड रिंग है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इवन मेंबर्ड रिंग को किससे रिप्लेस कर दो? पाई बॉन्ड से। आप बताओ लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, दोनों अलग, दोनों अलग। या फिर मैंने यहां भी तो कहा था कि अगर आपका पाई बॉन्ड किसी इवन मेंबर्ड रिंग से रिप्लेस हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत। इधर बताओ कौन है ये? CH3। इधर कौन है? H। अलग। अब यहां देखो, यहां पर कौन है? बताओ CH3, और एक कौन है? H। यहां पर भी अलग, यहां पर भी अलग। सो मोलिक्यूल इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। नोटबुक में आ चुका है ये सेम क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में क्या ख्याल आता है? कायरल, अकायरल? कारण ये सिग्मा बॉन्ड पर क्या करेगा? रोटेशन। तो कोई ना कोई कंफर्मेशन प्लेनर बनेगी इसकी, और प्लेनर है तो पीओएस है, तो ये आपका मॉलिक्यूल अकायरल रहेगा। क्या रहेगा? अकायरल। नेक्स्ट वाले के बारे में बताओ, 26 के बारे में। देखो ऑर्थो पर लगे हुए ग्रुप कैसे हैं? बल्कि। इधर भी देखो ऑर्थो पर लगे हुए ग्रुप कैसे हैं? बल्कि। तो इसका मतलब यहां पर ये घूम तो नहीं सकेगा। लेकिन इधर देखो, इधर तो बल्कि के साथ साथ डिफरेंट है, पर यहां बल्कि के साथ साथ सेम आ गए। अगर किसी भी साइड सेम आ गए तो पीओएस आता था। कब एक्टिव होते थे बाइफिनाइल? बल्कि डिफरेंट, बल्कि डिफरेंट, तो उसमें डिफरेंट नहीं आए, तो ये मॉलिक्यूल भी आपका कायरल नहीं होगा। इनफैक्ट पीओएस सीओएस तो पूछता ही नहीं हमसे, तो ये भी क्या रहेगा? अकायरल। आइए नेक्स्ट वाला एग्जांपल बात करते हैं। बताओ यहां पर लगे हुए ग्रुप बल्कि हैं और डिफरेंट भी हैं। जी हां, यहां पर लगे हुए ग्रुप बल्कि हैं, हां, और डिफरेंट भी हैं, हां। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्या सिग्मा बॉन्ड पर यहां रोटेशन होगा? नहीं। ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा? एट्रोप आइसोमेरिज्म। एट्रोप आइसोमर बनाएगा बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनाइल्स को आप क्या बोलते हैं? एट्रोप आइसोमर्स। तो आप देखो पीछे तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब रिपीट हुए हैं। ये कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम सीधे रिजल्ट पर आ गए हैं, कई जगह हमें पीओएस और सीओएस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यकीन मानिए 27 क्वेश्चंस हमने लिए, इतने तो आपके अपने मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो हमें चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। रिवीजन प्रॉपर करें। मैं आपको बता देता हूं आगे की क्लासेस के अंदर मैं रैंडमली नोटबुक का कोई क्वेश्चन लिखूंगा और सोल्व करवा सकता हूं किसी बच्चे से, तो प्रॉपर रिवाइज करके आए, ठीक है? ना समझ में आए तो पूछें, डरने की जरूरत नहीं है।